स्टार्ट यहीं से हो जाएगा। तो देखो, पहले तुमको लेजर समझना है। स्टार्टिंग का क्लास चौथा यूनिट लेजर से ही हम लोग देखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, और चौथा यूनिट तुम लोगों का लेजर है। ठीक है, तो लेजर से स्टार्ट रहेगा तो सही भी रहेगा। जरूरी है थोड़ा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का पार्ट पढ़ना, पोलराइजेशन, तब जाके ये पढ़ते हैं, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं लेजर से ही। हो सकता है बाद में वो दोनों देखने के बाद इसको देख लेना, अभी के लिए ये कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या कर लो, लेजर का फुल फॉर्म लिख लो। है क्या ये? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना, पूछता भी है तो ध्यान रखना इसका। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय, सबसे पहले तो ये जानना है कि लेजर की जरूरत क्यों पड़ रही थी। ठीक है, उससे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट दिया गया था। मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट दिया गया। उन्होंने क्या बताया कि जो हॉट बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, बोलो, जो हॉट बॉडीज होती हैं वो हीट को क्या करती हैं, इमिट करती हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी क्या होता है, ब्लैक बॉडी ज्यादातर हीट को एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशन इमिट करता है। ठीक है, जितना ज्यादा ब्लैक बॉडी उतना ही ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगा। कि उसी में एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, किरचॉफ ने अपना नियम दिया था कि जो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है वही एक अच्छा इमिटर भी होता है। मतलब जो जितना ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, इमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा उतना ही ज्यादा। लेजर के कॉन्सेप्ट को बताने से पहले जो जरूरी स्टेप था उस समय तक ये था कि हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स लाइट। जो हॉट ऑब्जेक्ट्स थे वो क्या करते थे, लाइट को इमिट करते थे। ठीक है, अब जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टार्ट किया गया था उस समय जो थियरी दी गई थी प्लांक के अकॉर्डिंग, मैक्स प्लांक ने जो थियरी दिया हुआ था, तो उन्होंने क्या बोला था कि जो हॉट ऑब्जेक्ट हैं वो लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। जितना ज्यादा गर्म होगा उतनी ही ज्यादा लाइट इमिट होगी। ये कॉन्सेप्ट दिया गया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अकॉर्डिंग, और प्लांक ने उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी बताया था पूरी तरह से। मतलब अपने थियरी को, अपने कॉन्सेप्ट को उन्होंने वैलिडेट भी किया, किसके अकॉर्डिंग, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने वैलिडेट कर दिया। ठीक है, वहां तक चीजें सारी सही चल रही थी, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या हुआ था वहां पे, ये क्लियर नहीं था कि एटम्स कैसे इमिट होते हैं और कैसे एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं था कि एटम्स इंडिविजुअली लाइट को कैसे इमिट करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं, उनके अकॉर्डिंग लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं थी। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट दिया गया था जिसके बेसिस पे ये मैथमेटिकल लॉ चल रहे थे, वहां तक लेजर का इन्वेंशन किसी के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट नहीं आया था कि लेजर को इन्वेंट करना जरूरी है कि नहीं। ये मेथड दिमाग में किसी के भी नहीं था। अभी क्या हुआ कि जब ये प्रॉब्लम समझ में आई, सबसे पहले समस्या दिमाग में आई कि एटम्स कैसे इमिट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। ये चीजें जब समस्या सामने खड़ी हुई तो आइंस्टीन ने इसका सॉल्यूशन दिया। ठीक है, उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1917 में, 1917 में, विश्व युद्ध के बाद, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या दे रहे हैं,
concept of stimulated emission. उन्होंने यहाँ पे 1917 में स्टिमुलेटेड इमिशन का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, अब स्टिमुलेटेड इमिशन का कॉन्सेप्ट तो इन्होंने दे दिया 1917 में, और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लेजर का इन्वेंशन शुरू होता गया। ठीक है, और इस इन्वेंशन के बाद से, ये इस कॉन्सेप्ट के बाद से 1917 के बाद 1916 में पहला लेजर बनाया गया, जो 3 लेवल लेजर था। 1960 में एक लेजर बनाया गया जिससे लेजर पल्स मिलते थे, और वो लेजर था रूबी लेजर। 1960 में पहला लेजर बनाया गया था जो रूबी लेजर था। 3 लेवल लेजर, 2 लेवल लेजर, अभी उसमें भी हम बताने वाले हैं कि अलग अलग लेवल के लेजर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, और कौन सा लेजर ज़्यादा सुटेबल है या पॉसिबल है। ये 3 लेवल लेजर था 1960 में। ठीक है, और इसी साल बेल के लेबोरेटरी में, ग्राहम बेल के लेबोरेटरी में यूएसए में बनाया गया था हीलियम नियॉन लेजर। ये 4 लेवल लेजर था उसी साल। ये 2 लेवल लेजर बनाया गया था। अब ये जो समस्या थी कि एटम्स को, मतलब कैसे एटम एक्चुअल में इमिट होते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, वो कैसे करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया जा सकता था। तो आइंस्टीन ने इसका सॉल्यूशन दिया। पहले तो उन्होंने स्टिमुलेटेड इमिशन का कॉन्सेप्ट तो दे दिया, लेकिन सॉल्यूशन में क्या बताया उन्होंने कि जो एनर्जी स्टेट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स, अभी समझो इस बात को, नोट करने के लिए बुक है, वीडियो तुम देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ केवल समझो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुमको समझ में नहीं आ रही हैं वो नोट कर लो। बाकी नॉर्मल तो बुक में से लिख ही लोगे तुम लोग को, अगर नोट्स बनाना है तो। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे हम सीक्वेंस वाइज चीज़ों को मेमोराइज कर पाए। ठीक है, लेज़र हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले लेज़र का हम फुल नेम जानना चाहेंगे। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये समझे। अब हमको जानना होगा कि आखिर लेज़र की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको, क्या ज़रूरत है इसकी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये जब कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हॉट बॉडीज होती हैं, वो लाइट को क्या करती हैं, इमिट करती हैं। ये कॉन्सेप्ट मैक्स प्लैंक ने दिया था, वो मैथमेटिकल डेरिवेशन में उन्होंने बताया था, लेकिन उससे एक चीज क्लियर नहीं हो पा रही थी कि एटम्स, कैसे एटम लाइट को इमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, वो चीज क्लियर नहीं हो पा रही थी। थोड़ा आसान भाषा में और जाते हैं, जैसे तुम बोलते हो कि 10,000 का खर्चा है मेरा मंथली। ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा है, तुमको 10,000 हर मंथ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछा जाए कि कैसे इतना खर्च हो रहा है, ठीक है, तो तुम कैलकुलेट करोगे चीजों को कि हमारा पर डे का ये खर्च है, ऐसे खर्च है, पूरा जोड़ोगे तो उसमें और सारी चीजें क्लियर होती जाती हैं। कुछ ओवरऑल जोड़ के भी तुम बता रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये एक्स्ट्रा पैसा बता रही है या ये एक्स्ट्रा पैसा बता रहा है हमसे, या थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका गलत है, इसका 10,000 वास्तव में खर्च नहीं है। तो जितना ज़्यादा तह में जाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सवाल तुमको खुद से ही करना है कि कैसे एटम्स एक्चुअल में लाइट को इमिट कर रहे थे और एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो आइंस्टाइन ने 1917 में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था स्टिमुलेटेड इमिशन का कॉन्सेप्ट। उन्होंने क्या बोला कि जो एनर्जी स्टेट आप ले रहे हैं, इसमें क्या था, एक ही एनर्जी स्टेट था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक ही एनर्जी स्टेट था, लेकिन आइंस्टाइन ने क्या बताया वहां पे कि जो एनर्जी स्टेट हैं वो 2 स्टेट में होते हैं। ठीक है, पहला है लो एनर्जी स्टेट E1,
और सेकंड है हाई एनर्जी स्टेट। ये दो एनर्जी स्टेट्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया और इसके बाद से एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट, स्टिमुलेशन का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, अब दो नाम तुम लोग इसमें ज्यादातर पढ़ोगे, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ और इमिशन का मतलब क्या होगा? एब्जॉर्ब करना उसको कंप्लीटली, वो एब्जॉर्प्शन है, और मतलब ग्रहण कर लेना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना। इमिशन का मतलब फेंक देना, निकाल देना, वो इमिशन है तुम्हारा। ठीक है, तो दो एनर्जी स्टेट थे, एक तुम्हारा E1 लो एनर्जी स्टेट और दूसरा E2 एनर्जी स्टेट जो हाई एनर्जी स्टेट था, अपर एनर्जी स्टेट था। ये लोअर एनर्जी स्टेट, ये अपर एनर्जी स्टेट बोल दो। दो स्टेट में एनर्जी को उन्होंने बांट दिया। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि जब एटम ग्राउंड में है, एक एटम कोई नीचे बैठा हुआ है या तुमको नीचे बैठना है, तुम नीचे बैठे हो, क्लास तुम्हारा ऊपर चल रहा है, बिल्कुल लापरवाह हो, तुमको अपने मन से ऊपर जाना नहीं है क्लास करने, तो तुमको ऊपर भेजने के लिए कोई आएगा ना, कोई डांटेगा, कोई बोलेगा। ठीक है, तो एक एनर्जी तुमको प्रोवाइड होगी, या तुमको नीचे से ऊपर सामान पहुंचाना है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो तुम कुछ एनर्जी लोगे, तुमको कुछ खाना है और वो खाने के बाद से तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी, और तुम इस सामान को ले जाकर के कहाँ रख दोगे? ऊपर रख दोगे, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दोगे उसको। इसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, ये एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, ये भी बोल सकते हो तुम, लो एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ऊपर पहुंचाए तो अलग अलग तरीके हैं ऊपर ले जाने के। ठीक है, सॉरी, ऊपर ले जाने का केवल एक तरीका है, अपने आप जा नहीं सकते हैं। जो भारी सामान नीचे रखा हुआ है वो अपने आप ऊपर कभी नहीं आएगा, उसको ले जाना पड़ेगा, और ले जाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो ऊपर जा सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि नीचे का एटम ऊपर चला जाए, ग्राउंड स्टेट का एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। ये चीजें पॉसिबल केवल एक ही तरीके से हो सकती हैं। वो कैसे? उसको कोई एक्साइटेड कर दे, तभी वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू हुआ था। बस तो सब हो गया इसमें। ये केस फर्स्ट है। दूसरे केस में क्या हुआ? अब एटम्स को ऊपर तो पहुंचा दिया गया, एटम हमारे अब ऊपर सामान तुमने रख दिया। अब इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ऊपर का सामान नीचे कैसे आ सकता है? लाना पड़ेगा ना, एक तरीका तुमको लाना पड़ेगा, तो लाने के लिए भी तुमको फिर एनर्जी चाहिए, तो फिर तुम लेके आओगे, नीचे लाओगे उसको। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस क्या है कि अगर कोई सामान ऊपर है तो वो अपने आप भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसको ऐसे समझो कि मान लो यहां एक है, पकड़ा हुआ है छत को, और दूसरा भी है यहाँ पे। ठीक है, दो लोग हैं, तो एक को तुमने पत्थर मार के या डंडा मार के गिरा दिया, वो नीचे चला है। एक को तुम कुछ नहीं कर रही हो, कुछ नहीं कर रहे हो तुम लोग, इसको छोड़ दो कुछ देर के लिए। कितने देर तक ये लटका रहेगा वहां पे? जब तक उसका एनर्जी कम ना हो जाए, उसका पकड़ ढीली ना हो जाए, तब तक वो वहां पे लटका रहेगा। समय बीतेगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा? अपने आप ही नीचे आ जाएगा।
बात समझ में आया? 3 प्रोसेस है, एक ऊपर ले जाने वाला स्टेप, एक ऊपर से नीचे लाने के लिए। अब तीनों मेथड की अगर हम बात करेंगे तो पहला मेथड क्या था? एटम को पहले ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाना था ना, ठीक है। तो कुछ एनर्जी प्रोवाइड कराए थे और ये ऊपर चला गया था, ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि जो एटम्स ऊपर हैं उनको आपको नीचे लाना है, तो किसी को धक्का मार के नीचे लाना है, तो ये आ गया, ये पहला स्टेप था। और दूसरा क्या था नीचे लाने वाला प्रोसेस, कि उसको वैसे ही कुछ देर के लिए छोड़ दो, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। समझ में आया? तो ये प्रोसेस जो था इसको बोला गया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोला गया? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और इसको बोला गया स्टिमुलेटेड इमिशन। बात समझ में आ रही है? जिसको भी एनर्जी दोगे तुम लोग उसमें स्टिमुलेशन रहेगा। स्टिमुलेशन का बेसिक मीनिंग होता है प्रेरित करना। तो प्रेरित करने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति होना चाहिए ना, कोई थर्ड एनर्जी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है जिसकी वजह से इसमें क्या लग रहा है, स्टिमुलेशन वर्ड का यूज हो रहा है। ध्यान दो, इसमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, मतलब खाना खा ले रहा है ये कंप्लीटली, तो एब्जॉर्ब कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, वो इमिट कर रहा है। समझ में आई बात? जब ये नीचे आएगा तो कुछ एनर्जी को ये रिलीज करेगा, ध्यान देना, ठीक है ना। और ये भी जब नीचे आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करके नीचे आ रहा है। समझ में आया? तो एनर्जी जब रिलीज कर रहा है तो इमिशन वर्ड का यूज हो रहा है, और यहां भी एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इमिशन का यूज होगा। लेकिन कौन सा इमिशन होगा यहाँ पे, कौन सा इमिशन होगा? स्पॉन्टेनियस इमिशन। समझ गए बात को? जब आप एनर्जी देंगे तो स्टिमुलेशन, जब आप एनर्जी देंगे तो वहां स्टिमुलेशन वर्ड यूज होगा, और जब आप एनर्जी नहीं देंगे, कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, तो वहां क्या होगा, उसके लिए कुछ किया जा सकता है, नहीं ना। चलिए, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन में आप क्या समझे हैं? दो एनर्जी स्टेट है, ऑलवेज ये रहेगा एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। हम समझते हैं चीजों को, हाँ, पर कुछ रीजन होता है जो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब यहां देखते हैं, ग्राउंड स्टेट में एटम है, हम यही समझाया ना, कुछ एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, उस एनर्जी का नाम क्या है, फोटॉन। क्या है? फोटॉन। और ये फोटॉन की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। ध्यान रखना इसको, एनर्जी ऑफ फोटॉन हम साइड में लिख रहे हैं, और इससे भी क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ फोटॉन E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, जहां पे न्यू फ्रीक्वेंसी है, वेयर फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू C बाई लेमडा, वेयर लेमडा इज इक्वल टू क्या है, वेवलेंथ, और C क्या है, स्पीड ऑफ, गुड, और H क्या है वहां पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, हाँ, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ पे?
तो यही फोटॉन की एनर्जी को हम प्रोवाइड कराते हैं, मतलब इस पे लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। ठीक है, अब जब लाइट इंसिडेंट होता है इस पे, तो ये एटम क्या करता है, इस फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस फूड को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यही है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का पूरा कंसेप्ट। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बहुत छोटे में दिया है, उसमें आराम से लिख लोगे। ठीक है, बहुत लेंदी नहीं है, इसमें समझ में आ रही है बात, बहुत छोटा छोटा लाइन है। अब यहां पे देखो एनर्जी लेवल का, ये जो एनर्जी होती है इस एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होती है। जो ये एनर्जी होती है वो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होती है, कि कितना एनर्जी इसको प्रोवाइड किया जाए। ये भी तो जरूरी है ना कि उस एटम को हम कितना एनर्जी दें जिससे वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। तो हमको क्या करना है, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के, मतलब इनके बीच की एनर्जी गैपिंग कितनी हो रही है, डेल्टा ई। एक्साइटेड स्टेट बड़ा वाला E2 है, छोटा वाला E1 है, कर सकते हैं। तो फाइनली डेल्टा ई को h न्यू कर दो, E2 माइनस E1, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी होगा, इस एनर्जी स्टेट की फ्रीक्वेंसी होगी, या इस लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी जिसको वो एटम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ में आ रही है बात। कुछ लाइट हम इंसिडेंट कराएंगे और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, दोनों के एनर्जी डिफरेंस और प्लांक कांस्टेंट के हाँ रेशियो के बराबर। ठीक है, समझ में आया ना ये बात, कैसे हम कर रहे हैं ये चीज। ध्यान दो, ये जो एनर्जी स्टेट है इन दोनों के डिफरेंस में है, हाई माइनस लो। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम जब यहां से चलना स्टार्ट किए तो यहाँ 5 किलोमीटर बोर्ड पे लिखा था, और जब तुम यहां पहुंचे तो यहाँ 25 किलोमीटर लिखा था। तो तुम बताओगे ना कि कितना चले हो, कितना ट्रेवल किए हो, कितना किए हो, कितना ट्रेवल किए, कैसे हुआ है। फाइनल में से हम इनिशियल को क्या किए हैं, माइनस कर दिए हैं। बस वही यहाँ की एनर्जी डिफरेंस पता करने के लिए E2 माइनस E1, और इस एनर्जी का फार्मूला है h न्यू, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया। चूंकि h तो प्लांक कांस्टेंट है, ये सबके साथ कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो आइडेंटिटी क्या है, फिक्स है। समझ में आई बात। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब सेकेंड वाले में हम देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन में। स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन में क्या होगा कि जो एटम्स एक्साइटेड स्टेट में है स्पॉन्टेनियसली वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे, उनको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नीचे आ जाएंगे। तो अपने आप जब वो नीचे आएंगे तो क्या होगा, ये देख बिफोर का सिचुएशन वो है कि एटम एक्साइटेड स्टेट में है, और जस्ट आफ्टर एटम कहाँ जा रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। और जब एटम ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो कुछ एनर्जी ये रिलीज कर रहा है, और उसकी एनर्जी किसके बराबर है, h न्यू के, जो अभी हम लिखे हैं आपके लिए। समझ में आई बात, ये समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन होगा। चलिए, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन में क्या देखेंगे। स्टिमुलेशन वाले में तो बोले ही हैं कि उसको इंड्यूस करेगा या प्रेरित करेगा एटम को। तो इस एटम को इंड्यूस करने के लिए या स्टिमुलेट करने के लिए क्या होगा, एक फोटॉन की एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, कुछ एनर्जी तो देना पड़ेगा। तो ये फोटॉन चला आया, हम थोड़ा इसको सीधा इसलिए बना रहे हैं